साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। तो साथियों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी ध्येय आईएएस की जो टेस्ट सीरीज है उसका सेट नंबर 4 जो पीसीएस के लिए दिया गया है और हम देख रहे हैं उनका लेवल और स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अभी ध्येय को देख रहे हैं, बाद में हम उसके बाद दृष्टि को या किसी अन्य टेस्ट सीरीज को लेंगे, बस एक एक सेट, ताकि आपको समझ आ जाए कि कितना स्टैंडर्ड बना हुआ होता है। तो चलिएगा, भारत के 30 सवाल हो चुके थे, आज 31 से शुरू कर रहे हैं और आगे बाकी देखेंगे बाद में, क्योंकि उन सब चीज़ों को देखने का काम किया जाएगा धीरे धीरे। तो भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित क्वेश्चनों पर विचार करिए और यह बताना है कि कौन सा इनमें से सही नहीं है। पहली बात, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है न कि मनोनीत। तो ये बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है। ये तो बात बिल्कुल सत्य है कि राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। वह संसद सदस्यों को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते प्राप्त करता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वह प्रधानमंत्री के तौर पे कोई पेंशन वेतन भत्ते नहीं लेता, बल्कि एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसद का सदस्य होने के नाते ही उसको मिलते हैं सारी चीजें। अलग से प्रधानमंत्री का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो नोट आपको ध्यान रखना है कि मंत्री परिषद पूरी की पूरी उत्तरदायी है लोकसभा के, जो लोअर हाउस होता है उसके। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री एक्सेप्शन नहीं है, दैट्स वाई राइट आंसर इज सी। आपको ध्यान रखना है, जो गलत है वही बताना था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आता है। तो साथियों, आपको मूल अधिकारिता का मतलब एक तो समझना होना चाहिए कि मूल अधिकारिता वो होती है जो केवल सुप्रीम कोर्ट के लिए निर्धारित की गई है, कोई अन्य काम नहीं किया जा सकता, और स्पेशली टैग दिया गया है इनके लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो सबसे पहला काम, अगर कोई विवाद केंद्र और राज्य के बीच में हो जाता है तो ये हमारा किसके बीच में रहेगा? सुप्रीम कोर्ट ही इसको निर्धारित करेगा, कोई अन्य कोर्ट इसको नहीं कर सकता। दो राज्यों के बीच विवाद, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ही हैंडल कर सकता है, इसलिए मूल अधिकारिता है। संविधान की व्याख्या से संबंधित विवाद अगर हो जाता है तो फाइनली ये जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट कर सकता है। लेकिन अगर उससे जुड़ी हुई कोई मामला है तो ये बाद में सुप्रीम कोर्ट ऊपर अपने आप ले लेता है, क्योंकि ये हाई कोर्ट की अधिकारिता से बाहर जाता है। लेकिन फिर भी ये मानी जाती है अपीलीय अधिकारिता। अगर कोई मामला जाता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता, बाद में यहाँ पर आता है। तो कुल मिलाकर के जो अधिकारिता से संबंध नहीं है वो है राइट आंसर सी। चलिएगा, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पेंशन दी जाती है। साथियों, ये बात पेंशन की है, वैसे तो राज्य सरकार का मामला है, राज्य सरकार की संचित निधि से, लेकिन ध्यान रखना है कि वेतन और भत्ते, तो वेतन भत्ते तो मिलते हैं आपकी राज्य सरकार की संचित निधि से, और पेंशन की बात है तो वो मिलती है केंद्र सरकार की या भारत सरकार की निधि से। तो अनुसूची जो 3 है वो आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि उसमें यही ऐसे सिस्टम है, क्योंकि जो हाई कोर्ट के जज हैं उनको पेंशन भारत सरकार की संचित निधि से दी जाती है। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन में निम्नलिखित में से कौन से स्वैच्छिक उपबंध है? ध्यान से साथियों, स्वैच्छिक का मतलब है कि जो सरकार के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि ये मामला स्टेट गवर्नमेंट का है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो अपनी मर्जी से चाहे, जैसे ग्राम सभा का गठन है, ये तो अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा, और संरक्षण है या आरक्षण है बीसी के लिए। तो साथियों, ये आपका इच्छा पर निर्भर करता है स्टेट सरकार की, अगर वो चाहे तो दे सकती है, नहीं चाहे तो ना दे। एससी और एसटी के लिए आरक्षण ये रिजर्व है, और ये वित्तीय अधिकार वाली बात है, ये भी आपका इच्छा पर निर्भर करता है, और ये कोई ऐसा अधिकार नहीं है जो करना ही है। तो इसलिए राइट आंसर 2 और 4 यानी कि ए आंसर इसका सही हो जाएगा, बाकी अनिवार्य है। राष्ट्रीय आपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। पहला स्टेटमेंट, राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के मध्य करों के वितरण को संशोधित कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय आपातकाल जब होगा तो उसमें टैक्सेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्टेट और सेंटर के मध्य वो थोड़ा 19-20 हो सकता है, ये बात सत्य है। केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का सामान्य वितरण सस्पेंड हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अंतर आ जाता है और पूरे देश में एक आपातकाल की व्यवस्था होती है। तो जो राज्य विधायिका हैं, ये विधायी शक्ति हैं राज्यों के मध्य, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, यानी कि स्टेट अपनी पूरी तरीके से काम नहीं कर पाता है। अगला है, राज्य विधायिका निलंबित हो जाती है। साथियों, ये नहीं होती, ये होती है केवल ये राष्ट्रपति शासन में होती है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय आपात की बात हो रखी है, तो जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तब सस्पेंड हो जाती है, वरना
ये काम करती रहती है। चलिएगा, तो इसलिए राइट आंसर इसका आपको हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड, यानी कि 35वें सवाल का आंसर है सी। चलिएगा, निम्नलिखित में से किस एक संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर ही अनिवार्य कर दी गई थी? तो ये है 44वां संविधान संशोधन 1978। तो आपको पता होगा पहली बार जब इस केंद्र से कांग्रेस पार्टी हटी और जनता पार्टी आई तो उसने ये सारे काम किए थे, क्योंकि उससे पहले 42वां संविधान संशोधन 1976 में अभी तक का सबसे बड़ा संशोधन संविधान में कर दिया गया था कांग्रेस द्वारा और इंदिरा गांधी द्वारा। इसी वजह से सरकार गिर गई कांग्रेस की और उसके बाद जनता पार्टी सत्ता में आई और उसने बाद में ये संशोधन करते हुए मंत्रिमंडल को लिखित सूचना अनिवार्य कर दी और तभी से ये प्रावधान है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले कौन कौन से मेंबर हैं या कौन कौन भाग लेते हैं इसमें, वो सारी चीजें बतानी है आपको। पहला, राज्य विधानसभा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें कुछ एक चीज नहीं दे रखी, इलेक्टेड मेंबर। इलेक्टेड मेंबर केवल ये इलेक्टेड यानी कि जो चुने हुए मेंबर होते हैं वही भाग लेते हैं राज्य विधानसभा से भी। राज्य विधान परिषद भाग नहीं लेती, लोकसभा सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा सदस्य भाग लेते हैं। ये बात नहीं हो रही कि सारे या कम, बस ये बात पूछे जा रहे हैं कि यहाँ से लिए जाते हैं या नहीं लिए जाते हैं। दैट्स वाई 1, 3, 4 यानी कि ए आंसर आप देख सकते हैं। अब बात आ गई कल वाला सवाल। अगर आपने कल की वीडियो ध्यान से सुनी होगी तो उसमें 3 टाइप के ही जो विधेयक हैं वही होते हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक, विधान संशोधन विधेयक। उपरोक्त में से किस विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है? तो साथियों आपको ये ध्यान रखना है कि किस में प्रावधान नहीं है। तो साधारण विधेयक पे तो ज्वाइंट सिटिंग होती ही है, संयुक्त बैठक होती है, धन विधेयक पे नहीं होती और संविधान संशोधन विधेयक पे नहीं होती है। तो इसलिए नहीं वाला मामला है, तो आंसर इज 2 और 3। ये बात कल भी हो गई थी। निम्नलिखित में से किसका वर्णन संविधान में नहीं है? तो आपको पता है कि अटॉर्नी जनरल बिल्कुल है, 76 आर्टिकल। बजट का कोई वर्णन नहीं है, बल्कि इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो आप देखेंगे कि ये शब्द इसमें संविधान में नहीं है, बल्कि इसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है 112 आर्टिकल में। तो ये वाला आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका, क्योंकि संविधान में इसका वर्णन बजट शब्द का नहीं है। बाकी आपको पता है कि मंत्रिपरिषद पूरी होती है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप बताएं। और कैग का आप लोग कैग का भी लिख करके बताइएगा कि कैग का कौन सा आर्टिकल है, तो और ज़्यादा सही रहेगा। दोनों का आर्टिकल लिख करके बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस एक संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल की जो संख्या है वो लोकसभा के 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? तो ये व्यवस्था की गई थी 51वां संविधान संशोधन। आपका जो 51वां संविधान संशोधन था उसमें 15% की ये वैधता रख दी थी। एक्चुअल में हुआ क्या था कि पहले कितनी भी बड़ी संख्या में मंत्रियों पद बांट दिया जाता था और उससे सरकारी खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ता था। तो बाद में फाइनली 91वें संविधान संशोधन से इसको लिमिटेड कर दिया गया और इससे संख्या निर्धारित कर दी गई। नेक्स्ट, साथियों थोड़ी जल्दबाजी इसलिए भी है क्योंकि कल बहुत लंबी वीडियो हो गई थी, आज मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबी वीडियो हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन चुन रहे हैं। तो पहली बात ही आप ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि ये सत्य है या नहीं है। तो चलें, पहला कथन, राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित कर दिया हो। तो लोकसभा ने पारित कर दिया है और राज्यसभा में पारित ना किया हो और लोकसभा के विघटन के पश्चात वह समाप्त हो जाता है। तो साथियों अभी ये राज्यसभा में ही है, क्योंकि लोकसभा में अभी गया नहीं है। तो लोकसभा का गठित होना मतलब विघटन होना कोई फर्क नहीं डालता इस बात का। तो यानी कि ये बात बिल्कुल सही है, सॉरी ये सही नहीं है, ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि लोकसभा के गठन होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक उसमें पास ना किया गया हो। अगर ये पास होता तो बात समझ आती। अनुदान की मांग संसद की सिफारिश पर ही की जाती है। तो साथियों यहाँ पे ये टर्म थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है, तो यहाँ पर आपको रखना है राष्ट्रपति का, क्योंकि राष्ट्रपति की सिफारिश पर अनुदान की मांग होती है, ग्रांट मिलती है राष्ट्रपति के अनुशंसा पर। तो यहाँ पर यह सवाल भी गलत है, इसलिए सत्य कथन इसमें से ना तो 1 है ना 2 है।
चलिएगा नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया है? तो ये तो आपको सीधा सीधा रटने का क्वेश्चन है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। नेक्स्ट, भारतीय संसद की निम्नलिखित में से कौन सी समिति वित्त पर नियंत्रण रखती है? तो 43 जो सवाल है इसमें आप देखेंगे कि लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति तीनों ही स्थायी वित्तीय समितियां हैं। स्थायी यानी कि परमानेंट फाइनेंशियल कमेटीज हैं ये। तो ये सारी ही समिति हैं जो ध्यान रखती हैं या भारत सरकार की जो पैसा है उसको एक्स्ट्रा खर्च ना किया जाए इस पर नजर रखती हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रसाद का सिद्धांत का उल्लेख किया गया है? तो प्रसाद यहाँ पर आप देखेंगे, प्रसाद का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जब तक राष्ट्रपति चाहे या कोई भी व्यक्ति चाहे, जो टॉप मोस्ट होता है यहाँ पर क्योंकि राष्ट्रपति की बात होती है, तो जब तक वो चाहता है राष्ट्रपति तो तब तक कोई पद धारण किया जा सकता है और वरना पद छोड़ना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के आर्टिकल नंबर 310 जो सिविल सर्विस वाले लोग होते हैं, अखिल भारतीय सेवा वाले, उनके लिए यहाँ पर बात की गई है। तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करेंगे ऐसा वहां पर बताया गया है। तो इसलिए ये आर्टिकल थोड़ा सा घुमा करके दिया गया है। ऐसे सवाल मुझे नहीं लगता कि विशेष तौर से पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना का कार्यकाल 6 वर्ष का रहा है? तो 6 वर्ष आप देखेंगे तो ये थी आपकी 5वीं लोकसभा जो रही है 1971 से 1977 तक। 1971 से 1977 तक। तो ये आपको फैक्चुअल है, ये आपको याद करके रखना है। और इस प्रकार के सवाल स्पेशली आपको केवल टेस्ट सीरीज में ही मिल सकते हैं, ये आप किसी बुक से या किसी और किताब से नहीं निकाल सकते। ऐसे सवाल क्योंकि बहुत सारे बन जाते हैं और बस इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ने हैं तो आपको टेस्ट सीरीज का करना जरूरी है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। तो आपको ये बताना है कि उस समिति में कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं होता है। तो उसमें प्रधानमंत्री का होना जरूरी है और विपक्ष का नेता तो होना जरूरी है। ये तो आपको ध्यान रखना है जब भी इस प्रकार की समिति आएगी, क्योंकि यहाँ पर सतर्कता यानी कि अगर अपने ही तरफ के मेंबर, यानी कि मान लीजिएगा बीजेपी है और बीजेपी का ही कोई कैंडिडेट सतर्कता में भी आ रहा है, तो वो कैसे बताएगा कि हमारी ही गलती है? मतलब सेम सरकार का व्यक्ति ही गलती नहीं बता सकता, इसलिए विपक्ष का शामिल होना जरूरी है। और प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री का होना अलग से आवश्यक है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो आंसर बचता है वो लोकसभा का अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष इसमें शामिल नहीं होता, 3 सदस्य यही होते हैं, प्रधानमंत्री और एक अन्य मंत्री जिसमें विशेष तौर से गृह मंत्री लिया जाता है और विपक्ष का नेता। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी? तो ये आपको सीधा सीधा याद करना है, 343। तो इसमें राजभाषा संबंधी कुछ प्रावधान है वो आप लोग देख सकते हैं और बाकी सारी चीजें अपने आप अगर चाहें तो आप ये जो अन्य अनुच्छेद बचे हैं इनको भी देख सकते हैं, बाकी अपनी इच्छा है। साधारण विधेयक पर गतिरोध होने की स्थिति में राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। साथियों यहाँ पर एक और स्पेशल सवाल आपके लिए है, क्योंकि जब बात स्टेट की होती है तो यहाँ पर संयुक्त बैठक की स्थिति नहीं होती है साधारण विधेयक पे, यहाँ पर केवल 4 माह के लिए रोका जा सकता है। तो कुल मिलाकर के पहला सवाल सही नहीं है, जबकि ऊपर आपको पता है कि केंद्र सरकार में अगर साधारण विधेयक है तो वहां पर ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है, बल्कि यहाँ पर प्रावधान नहीं है। साधारण विधेयक गतिरोध होने पर उसे 4 माह तक विलंब कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए राइट आंसर, क्योंकि आपको सही बताना था, केवल 2। देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस प्रकार की व्यवस्था या इस प्रकार की जो स्पेशल चीजें हैं वो आपको केवल प्रैक्टिस सेट में मिल सकती हैं, और वो ऐसी ही प्रैक्टिस सेट में मिल सकती हैं जो आपके स्पेशल हों, जैसे धी IAS हो गया, दृष्टि IAS हो गया, या फिर अन्य एग्जाम, तो वो आप कर सकते हैं, बल्कि करते रहिएगा। निवारक निरोध संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? सीधा सीधा याद करना है, समवर्ती सूची में, क्योंकि ये व्यवस्था होती है। निवारक निरोध का मतलब होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, कि अपराध होने से पहले ही उस अपराध को रोकने के लिए जो काम किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब चुनाव होते हैं, चुनाव से पहले ही कुछ लोगों की गिरफ्तारी कर ली जाती है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने अपराध किया है, बल्कि कोई अपराध ना करें इसलिए गिरफ्तार किया जाता है। यही होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन।
और ये राज्यों को भी जरूरत पड़ती है और केंद्र को भी, इसलिए ये सी आंसर यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई? तो ये आपको पता ही है, 86वां संविधान संशोधन, और इसको याद कर लीजिएगा 2002 में। ये मोटा मोटा है, आपको याद करना है, वैसे 10 हैं, 10 थे। मूल कर्तव्य किसके लिए हैं आपको बताना है, तो ये विदेशियों के लिए नहीं है, नागरिक विदेशी वाले जहाँ होंगे इसके लिए तो है ही नहीं, और ये केवल किसके लिए है, नागरिकों के लिए, इसलिए 51 का है आंसर ए। सवालों को ध्यान से देखते जाइएगा सर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके लिए एक्ट आया था 1993 में। ऐसे ही केंद्रीय सूचना आयोग, ये भी एक एक्ट के तहत आया था, अभी मुझे फिलहाल ध्यान नहीं है। ऐसी सतर्कता आयोग है, क्योंकि एक्चुअल में साथियों क्या होता है कि जब हम ज्यादा पढ़ते हैं तो हमें भले ही सन याद ना रहे, लेकिन ये जरूर पता होता है कि एक्ट के तहत किया गया था ये नॉर्मली। लेकिन आपको पता है कि संसदीय सचिवालय, सेक्रेटरीट, ये आपका संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका वर्णन संविधान में मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल नंबर 98, तो 98 आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, इसमें इसका वर्णन है, इसलिए संवैधानिक संस्था है। संसद में शून्यकाल होता है। शून्यकाल आपको पता है कि वैसे सबसे पहले प्रश्नकाल से सेशन की शुरुआत होती है, प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल। तो शून्यकाल दो कारण से, एक तो ये 12 बजे इसका टाइम होता है, और दूसरा ये कि इसमें कोई विशेष मुद्दा नहीं होता, जो अत्यधिक महत्व का होता है बस उसी को उठा लिया जाता है, तो इसलिए इसको शून्यकाल कहा जाता है। तो पहले ही आंसर आपको मिल गया 53 का ए। 54, राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है जब उसे समाधान हो जाता है कि तत्काल कार्यवाही की जानी आवश्यक है। जैसे कब? किंतु संसद का केवल एक सदन सत्र में हो, संसद के दोनों सत्र सदन में हो, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तब तो फिर अधिनियम विधेयक ही आ जाता। संसद के सदन में कोई सत्र में ना हो। वैसे तो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, शायद कोई एक सदन भी अगर नहीं होता है तब भी ये आ सकता है, लेकिन अगर इस सवाल को थोड़ा सा देखा जाए तो राइट आंसर सी ही जाता है, क्योंकि यहाँ पर संभावना थोड़ी सी बनती है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर किया जाए तो राइट आंसर इज सी, लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान है कि शायद एक सदन भी अगर सत्र में नहीं है तो शायद तब भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। मैं इसको कंफर्म कर लूंगा, बाकी आप लोग अपना देख लीजिएगा। 55, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के एक अनुच्छेद अनुसूची का उपबंध स्वशासी परिषदों से है। तो आपको पता है कि छठी अनुसूची, इसमें आपको पता है कि जो स्पेशल जगह है 4, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो वहां पर स्वशासी परिषद बनाई जाती है। कौन कौन सी? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इस तरीके से। नेक्स्ट सवाल, भारत में संघीय न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है। 1 अक्टूबर 1935 को स्थापना की गई थी। तो पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि हाँ 1935 में की गई थी। प्रथम अध्यक्ष सर मॉरिस वेयर थे, ये बात भी सत्य है, तो इसलिए राइट आंसर इज सी। संविधान सभा के बारे में कौन सा सत्य है? सबसे पहला जो काम आपको करना होता है वो यही देखना है कि वो सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। अगर आप ये नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि आपके बहुत सारे सवाल गलत भी हो जाएं। पहली, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। पहली बात तो ये बात बिल्कुल सही है, वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, क्योंकि जो और एक बहुदलीय एक मिनट यहाँ पर क्या बताना है, निम्नलिखित संविधान सभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? तो असत्य यहाँ पर देखने पड़ेंगे, एक मिनट, थोड़ा सा सवाल में थोड़ा सा कहाँ लग रहा है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, ये बात तो सत्य है। वयस्क मताधिकार पर आधारित तो नहीं थी, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, और बहुदलीय निकाय थी, ये बात सत्य है मेरे हिसाब से। तो आंसर तो कोई मैच हो नहीं रहा इसमें, इस बात पे भी थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, या तो सवाल थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है या फिर कुछ और बात। तो यहाँ पर कैसे किया जाए, या तो ये सत्य होना चाहिए। चलिएगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं, वैसे मैंने बात बता दी आपको, ये वाला और ये वाला सही था, और बाकी आप
अपनी तरफ से देख लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन गड़बड़ हो भी सकते हैं क्योंकि गलतियां होती रहती हैं। ग्राम पंचायतों की गठन की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा होनी चाहिए, जबकि पंचायत समिति व जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों द्वारा होना चाहिए। यह सुझाव किस समिति का था? साथियों, अगर ये इतनी बड़ी बात आपको नहीं भी समझ में आ रही तो आपको ये पता जरूर चल रहा है कि ग्राम पंचायत एक, जिला परिषद 2 और पंचायत समिति 3, यानी कि त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात चल रही है। तो त्रिस्तरीय की व्यवस्था दी ही थी ये बलवंत राय मेहता समिति ने, तो इसलिए राइट आंसर है ए। तो ये आप अंदाजे से भी कर सकते हैं। 59, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां अनन्य रूप से राज्यसभा को दी गई हैं? पहली बात, राज्यसभा सूची में प्रगणित किसी विषय पर कानून बनाने का संसदीय अधिकार बिल्कुल ये दिया जा सकता है अगर ये चाहती है। तो पहली राज्यसभा। नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार बिल्कुल इसी का है। धन विधेयक में संशोधन के लिए संसद को प्राधिकृत करना नहीं। धन विधेयक के संबंध में कुछ नहीं कर सकती, बस 14 दिन का डिले कर सकती है और कुछ नहीं। बाकी ये दोनों अधिकार आपके राज्यसभा को दिए गए हैं, तो इसलिए ए और बी दोनों। नेक्स्ट सवाल और अंतिम सवाल, सुप्रीम कोर्ट निम्नलिखित में से सुप्रीम कोर्ट के विषय में बताने कौन से कथन सत्य है? कौन से कथन सत्य है? उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये बिल्कुल सही बात है। रिकॉर्ड रखा जाता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे जितने भी फैसले होते हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। स्वयं की अवमानना के लिए दंडित कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। स्वयं के द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो दैट्स वाई राइट आंसर इज डी। तो ये आप समझ सकते हैं। तो आप इन सारे सवालों को इसी तरीके से करते रहिएगा। मैं आपके साथ और भी चीज़ें शेयर करता रहूँगा, लेकिन कुल मिलाकर के आपको सवालों पर इसी प्रकार से चर्चा करनी है। ज़्यादातर सवाल आपको याद होने चाहिए ताकि आपकी निगेटिव मार्किंग में थोड़ी कम सवाल कटें, इसी वजह से। चलिएगा, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।